अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पंजाब असेंबली एक बार फिर कौमी सियासत का महवर बन गई है। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दे रखी है, मगर उसका रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई है। और उससे पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला परवेज इलाही को मरासला भेजकर हिदायत की है कि वो कल यानी 21 दिसंबर की शाम 4 बजे पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करें। इस हवाले से सियासी जोड़ तोड़ के साथ साथ एक आईनी और कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान का कहना है कि उनका बुलाया हुआ इजलास अभी चल रहा है, इसलिए गवर्नर इजलास नहीं बुला सकते। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। और उनका जो सेशन था वो 41 था, 41वां, हमने वो ख़त्म करके 42वां शुरू किया है। और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं। पहले भी उधर कौन सा ऐवान इकबाल में बुलाया नहीं था, तो वहाँ बुला लें। तो देखें ऐवान इकबाल में अब कैसे बुलाएंगे। अब ये एतमाद का वोट जो है ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पूरा करना है। तो अगर चौधरी साहब वहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक पूरे कर लें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुम्मे तक मौखर करके रूलिंग दे दी है कि जुम्मे की दोपहर 2 बजे तक इजलास मुलतवी किया जाता है और गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी है। मगर दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा है कि अगर कल परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में हीला बहाना करें तो गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि परवेज इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे। नया नोटिफिकेशन जारी होने पर परवेज इलाही ना तो वज़ीर आला हाउस जा सकेंगे और ना उनके साथ वज़ीर आला का प्रोटोकॉल होगा। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का भी इजलास हुआ, जिसके बाद फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि स्पीकर पंजाब असेंबली पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएंगे और उसकी नाकामी के फौरी बाद असेंबली तहलील कर दी जाएगी। ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसका मुकाबला मिलके किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए, वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। ये कानूनी मामलात हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। ये कोई फैसला बाद में कोई कॉर्नर प्लाट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा, स्पीकर ने रेगुलेट करना है। मोनिस इलाही ने भी एक ट्वीट में लिखा है कि आज इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले जल्दी इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। कल रात जिस तरह अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई उसको अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने भी मिली भगत करार दिया था। इस सारी सूरत हाल में अहम सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पंजाब की सियासत में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला लाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने आज भी काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से आम मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुशावरत की है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से मुअत्तल किए गए नून लीग के तमाम 18 अरकान को भी कल के असेंबली इजलास में वोट डालने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं और पंजाब असेंबली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को काफ लीग के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिससे पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद का नंबर 190 तक पहुँच जाता है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में 5 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी का एक रुकन भी शामिल है। यानी काफ लीग के 10 अरकान के वोट इस दफ़ा भी फैसला कुन अहमियत के हामिल हैं।
इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान जो आज चौधरी शुजात हुसैन और राशिद जरदारी साहब की मुलाकात में भी मौजूद थे, फिर पीपल्स पार्टी का मौका भी मालूम करेंगे। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। स्पीकर साहब की एक रूलिंग आ चुकी है कि गवर्नर का हुक्म गैर मौसर है, आपके पास कोई कानूनी हिकमत अमली है अब इस हवाले से, कल क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए ये जो स्पीकर साहब की रूलिंग है वो बेसिकली उन्होंने आर्टिकल 109 जिसकी फवाद बात कर रहे थे उसके साथ उसको अपनी रूलिंग में बेसिस बनाया है, लेकिन गवर्नर साहब के ऑर्डर्स जो हैं वो समनिंग के हैं और समनिंग का पर्पस चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अब ये दो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है, एक तो करना है चीफ मिनिस्टर ने कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, और एक स्पीकर हैं जिन्होंने सेशन को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, अब जब सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है तो फिर समनिंग जो है इटसेल्फ इनफ्रक्चुअस हो जाती है, और जब सेशन इन सिटिंग हो तो फिर चीफ मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए अपने आप को लेकर जाना है, और ये दो चीज़ें इसको रेगुलेट करती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो ये कहते हैं कि जब गवर्नर सेटिस्फाइड हों कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं तो वो उनको इनवाइट करेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर इन केस कि वो एतमाद का वोट लेने से रिफ्रेन करते हैं तो फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो रूल 22 है वो ये कहती है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो उस सूरत में ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। अब इसमें बहस दो नुक्तों पर है। एक नुक्ता ये है कि जैसे स्पीकर साहब ने भी एक रूलिंग दी है और कहा है कि क्योंकि इजलास चल रहा है और इजलास के चलते हुए इजलास का तलब करना एक सवाल है, और पहले इजलास का ख़त्म ना किया जाना यानी प्रोरोग ना करना, और प्रोरोग ना होने की सूरत में नए इजलास का तलब किया जाना, ये सारी बहस सानवी है। अवलियत हैसियत किस चीज़ की है कि क्या जो इजलास है वो पहले से तलबशुदा है। अब क्या इसकी तशरीह होगी, एक मंजूर अहमद वट्टू के केस का हवाला उन्होंने दिया है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, उस सूरत में इजलास इन सिटिंग नहीं था, तो फिर ये कहा गया कि स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए और स्पेशल सेशन को कॉल करके अरकान को पहुंचने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस सूरत में तो ये कंडीशन ऑलरेडी मेट विद है, यानी सेशन ऑलरेडी इन सिटिंग है, अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं, एंड एवरीबडी नोज़ आज से 5 दिन पहले से इमरान खान ने एक डिसोल्यूशन के लिए कह दिया कि 23 तारीख को हम डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पीडीएम का मौक़िफ़ आया कि हम इसके मामले में मगर मसला ये ना कि ये ज़ाहिर एक कानूनी इख्तलाफ है, आप दोनों की राय में इख्तलाफ है, मगर फिर कल होगा क्या? अब स्पीकर साहब तो नहीं बुलाएंगे कल इजलास, उन्होंने तो जुमे तक के लिए एजेंड कर दिया है, तो आप लोग कल क्या करेंगे? कोई और इजलास बुलाया जाएगा? क्या होगा कल के दिन? एग्जैक्टली क्या हिकमत अमली आपकी? नहीं सर, ज़रूरत नहीं है, ये ओनस चीफ मिनिस्टर पे था कि जब गवर्नर ने एक मोशन सेट कर दिया है, और वो मोशन ये है कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना है, और जो आइन में और रूल्स के अंदर तरीक़ाकार दिए है कि उसमें वो डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर देंगे। अब अगर उस डेट एंड टाइम को मीट विद नहीं किया जाता और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता और उसमें कोई स्पीकर की रूलिंग को बुनियाद बनाया जाता है, तो ये एक बहस है जो कि एक ऐसी सूरत पैदा कर रही है, यानी चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन कर रहे हैं एतमाद का वोट लेने से। चीफ मिनिस्टर अपने तौर पे वो एक्ट नहीं कर रहे, और असेंबली के ऑलरेडी सेशन इन सिटिंग में उस पर्पस को डिफीट करने के लिए उसको आज एडजर्न किया गया, यानी मौखर किया गया, और कल के दिन को डिफीट किया गया और उसको लेकर गए फ्राइडे के ऊपर, जुमे के दिन के लिए। तो मीनिंग बाय कि एक ऐसा सेशन जो इन सिटिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए दिक्कत नहीं है। अगर उनको 186 लोगों की हमायत हासिल है तो वो क्यों नहीं असेंबली में जाकर उन 186 लोगों की हमायत को वहाँ पर जाहिर कर देते और इस सारे मामले को इसका खात्मा। मगर भाई साहब, अब अगर कल का दिन गुजर गया और कल का दिन अगर गुजर गया और ये इजलास नहीं होता, वो एतमाद का वोट नहीं लेते और परवेज़ इलाही साहब ने अगर ओहदा नहीं छोड़ा, तो फिर क्या होगा? मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जाएगा, आप लोग क्या करेंगे? सर ऐसी सूरत में गवर्नर साहब भी पाबंद हैं। अब गवर्नर साहब आइन के और रूल्स के मुताबिक जब वो एतमाद का वोट उस वक्त पर हासिल नहीं करते और उसके लिए कोई हीला बहाना तलाश करते हैं और कोई कानून की और आइन की एक ऐसी तशरीह रखते हैं जिसके साथ एतमाद के हासिल करने के वोट को डिफीट करने के पर्पस के लिए आगे लेके जाते हैं, तो फिर गवर्नर साहब बाउंड हैं कि गवर्नर साहब उस सूरत में एक हुक्मनामा जारी करेंगे और जिसमें वो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि इस वक्त तक ये एतमाद का वोट नहीं लिया, सो मीनिंग बाय यू सीज टू होल्ड द ऑफिस। ये रूल 22 ऑफ द प्रोसीजर कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहता है।
एंड सेकेंडली इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहीं पर किसी जगह पर आइन के अंदर ये जिक्र मौजूद नहीं है कि जब इजलास पहले से मौजूद हो उसके अंदर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। इसमें ये ऐसे है कि यू हैव टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, अनलेस यू हैव एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन तो समझा ये जाता है, और बल्कि उसके अंदर लिखे अल्फाज का मतलब ये होता है कि जब तक एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है तो उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। सब तो फिर कल होगा ये कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ये बात नोटिफाई कर देंगे कि क्योंकि एतमाद का वोट नहीं लिया, अगर नहीं लिया परवेज़ इलाही साहब ने तो वो वज़ीर आला नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर मान लेंगे, तो ये तो एक अजीब सा क्राइसिस पैदा होगा, मामला अदालत में जा रहा होगा। जी एब्सोल्युटली हमारा ये ख्याल है कि गवर्नर साहब ने भी जो एक्ट करना है आइन और कानून के ताबे करना है, और आइन की मंशा यही है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का तकाजा यही है कि जब वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो फिर उसके बाद रूल 22 जो है वो इन प्लेस आएगा, और उसके तहत ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर एनी मोर। इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत, उसकी एक झैली शिक के तहत वो ये कह सकते हैं कि आप तब तक मीन वाइल आप कंटिन्यू करें इन ऑफिस जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता, लेकिन आप जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द हाउस हैं वो उनका रोल खत्म हो जाएगा, वो उनको हर सूरत डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ऐसा अब ना जो भी बातचीत अब इसमें मसला ये होगा कि आप लोगों की नज़र में ज़ाहिर है जब गवर्नर साहब ये कर देंगे तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं होंगे। परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा कि वो वज़ीर आला हैं, और फिर जुम्मे के दिन अगर अदम एतमाद भी जो आप लोगों ने जमा कराई हुई है उस पर वोटिंग होती है तो आप उसमें फिर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? ये देखिए, ये तो हमें इसको शाहजेब साहब देखना है कल कि कल जब ये एक्ट होता है और उसके बाद ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि ये ऐसी आइनी और कानूनी और सियासी सूरत हाल है जिसका सामना पहले 70 साल की तारीख में नहीं हुआ। अब इसमें मामला ये है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, और वो पार्टी फॉर देयर ओन नेफेरियस डिज़ाइंस जो हमारे नज़दीक बिल्कुल उनका नाजायज़ मुतालबा है फॉर मल्टीपल रीज़न्स। हम ये समझते हैं कि इस वक्त असम्बलीज़ को एक ऐसी हैसियत हासिल हुई है कि जिसमें अगर आप चीफ मिनिस्टर ये समझें कि उन्होंने इस असम्बली को डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए उनके पास वो रीज़न्स होने चाहिए जिसके तहत वो डिज़ोल्व होनी चाहिए। अगर वो मुल्की हालात के मुताबिक, उस सियासी सूरत हाल के मुताबिक, अगर वो समझें कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी उनके ख़िलाफ़ रिवॉल्ट करेगी, तो उसकी कंडीशंस हैं। दुनिया भर में उन कंडीशंस को, जिन कंडीशंस के ताबे इस किस्म की एडवाइसेस दी जाती है। अभी आपने रिसेंट पास्ट में देखा कि बरतानिया के अंदर वो नॉट वंस ट्वाइस 3 मरतबा ऊपर तले ये एक्सरसाइज हुई। किन बेसिस पर हुई? मगर लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मगर इसमें मसला है कि ये कैसे, क्या पैमाना है कि वो जो मेजॉरिटी है वो लूज कर चुके हैं? आपने आज जब मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब की, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, आप भी मौजूद थे। जो 10 में से 6 अराकीन हैं वो आपको चाहिए ताकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला भी आपके हक में हो। वो क्या हो गया ऐसा कुछ कि 10 में से 6 काफी के लोग आपके साथ हों अगर आगे आप लोगों ने बढ़ना है? शायद साहब, ये तो एक ऐसी सूरत है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी के बेशुमार मेंबर्स, मैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ये बात कह सकता हूँ आपको कि उनका भी ये ख्याल है, और लार्जली उनका ये ख्याल है कि ये उसमें उसका इजहार उन्होंने किया। आप देखें कि जब इमरान ये अनाउंस कर चुके थे, उनके एक मेंबर ख्याल कास्त्रो, ये गवर्नर साहब ने अपने ख़त में लिखा है, उस अनाउंसमेंट के बाद जाकर उन्होंने ओथ लिया जिसका चेयरमैन PTI को पता ही नहीं था। हुसनैन बहादुर दरेशे की ऑन रिकॉर्ड कि उन इस पोजीशन पर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इसी तरह से बेशुमार मेंबर्स हैं जो कि इस सूरत में हमारे पास, हमारे सामने हैं, जो अपनी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि किसी सियासी मकसद के लिए असम्बलियों की लाइफ को शॉर्टन करना, यानी देखें कितना तजाद है। अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो आप कौमी असम्बली में नहीं हैं। अगर आप मगर मैं आपकी तैयारी का पूछ रहा हूँ, आपके पास चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि 10 में से 6 लोग आपके साथ होंगे अगर ये मामला आगे बढ़ता है। अगर एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो या फिर दोबारा आप लोगों को वज़ीर आला बनाना हो, तो वो हैं आपके पास या नहीं है काफ लीग के 6 लोग? मैं जो गुजारिश यही कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मतलूबा नंबर्स होते तो वो कल एतमाद के वोट से ये स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते और वो एतमाद के वोट को कल हासिल करते ताकि ये पर्पस डिफीट हो। देन वाई टू वेट फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? फिर उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? फिर 2 दिन ये हैजान क्यों कायम रहे?
फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास क्यों क्रिएट किए रखें? सवाल ये है कि जब ये मतलूबा जी और आपकी मतलूबा तादाद नहीं है तो इसीलिए उसे अवॉइड कर रहे हैं वो। तो आपकी हिकमत अमली के तहत, क्योंकि जाहिर है अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो पंजाब जो आपकी हिकमत अमली है उसके तहत अगर पंजाब ने असेंबली ने अगला वजीर आला चुनना है तो इतलात आ रही हैं कि क्या पीपल्स पार्टी का वजीर आला बनाने के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं? आज के मुलाकात में ये डिस्कस हुआ? नहीं, देखिए इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ऑब्वियसली ये फैसला पीडीएम का होगा, मशावरत से होगा, और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सदर आसिफ अली जरदारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, और फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। और जो वो फैसला करेंगे, अगर पीडीएम ये मुनासिब समझेगी, जिसमें जिसके ज़ुम्मे ये काम डालेंगे, इंशाल्लाह उसको बखूबी अदा करेंगे। क्या परवेज़ इलाही भी एक ऑप्शन हो सकते हैं दोबारा? टू माई अंडरस्टैंडिंग अभी ऐसी बातचीत कहीं है नहीं। ये बीच में कहीं हमने ये बाज़गश्त सुनी थी कहीं ना कहीं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, उनका ये ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ मोनस इलाही जो हैं वो ये नहीं चाहते। ये तो बात मेरे ज़ाती तौर पे इल्म में है कि वो इमरान खान के साथ बारहा राब्तों में जाते हैं। अभी आपने उनकी ट्वीट का भी जिक्र किया, तो वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही साहब इस सूरत हाल में जिसमें वो भी खड़े हैं इसमें से वो अपनी कोई ऐसी पोजीशन लेते हैं। लेकिन काफली की एक अंदरूनी बातचीत जो है वो बाहर सूरत एक बड़ी अहमियत की हामिल है। चौधरी शुजात साहब का जो आपके इल्म में है कि पहले भी उन्होंने एक पोजीशन ली, और उस वक़्त की जो बात सामने आई वो ये टेस्ट नहीं हो सका कि मेंबर्स किधर खड़े हैं। वो टेस्ट ये हुआ क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला आइन में लिखा है कि ये फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी, और पार्लियामेंट्री पार्टी बहुत पहले ये फैसला कर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशरीह के मुताबिक एक हुक्मनामा जारी कर दिया, और उसका रिव्यू अभी कोर्ट में पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है? आसिफ जरदारी साहब भी मुतहरिक हैं, सैयद हसन मुर्जा साहब पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्जा साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़े मुतहरिक हैं, पहली कोशिश क्या है उनकी? परवेज़ इलाही को अपनी तरफ किया जाए या उनकी जगह किसी और को लाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, प्रेसिडेंट साहब का कतन ऐसा कोई नहीं है कि कौन आए या कौन ना आए, वो बिल्कुल सबको साथ लेके चलने वाले हैं और हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त हमारे लिए है कि पार्लियामान को बचाया जाए, और उसकी जो ये उम्र कम करने की कोशिश की जा रही है इसको डिस्करेज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो बड़ा मकसद है वो पार्लियामान की मुद्दत पूरी करना है, ना कि किसी भी शख्स को वजीर आला बनाकर और वो कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करनी होती तो वो पिछली दफ़ा भी कर सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना उस दफ़ा की है ना ही कोई इस दफ़ा है। मुतफिका, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं कि ये सारी क़यादत मिलकर फैसला करेगी। क्या आसिफ जरदारी साहब का परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ता हुआ है? चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई, क्या उनसे राब्ता हुआ है परवेज़ इलाही साहब से? देखिए, ऐसा कोई राब्ता नहीं है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ हो। चौधरी शुजात साहब के साथ उनका यकीनन राब्ता है, और चौधरी शुजात साहब कहीं ना कहीं इंदिया दे रहे हैं कि 10 में से 6 लोग इस दफ़ा उनकी तरफ आ जाएंगे और काफ लीग आप लोगों के साथ मिल जाएगी और आप लोग वज़ीर आला बना पाएंगे, या फिर परवेज़ इलाही को हटा पाएंगे। ये थोड़ा सा शाहजेब, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा। कल का दिन देखें, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं बाकी, और उसके बाद सारी चीज़ें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी आपके सामने आती जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जो बंदा डिस्कस नहीं कर सकता या कबल अज़ वक्त बता नहीं सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें ऐसा कोई गैरआइनी काम नहीं होगा जो पिछली दफ़ा देखने में आए। जैसे आपने कहा कि असेंबली को बचाना इस वक्त तरजीह है, मगर मसला ये होगा कि आप अगर असेंबली बच जाए, मगर कल अगर गवर्नर साहब के उससे कह दें कि जी अब नहीं रहे परवेज़ इलाही साहब, मगर तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, परवेज़ इलाही साहब नहीं मानेंगे, तो सूबा एक और क्राइसिस की तरफ ही जा रहा है, जो कि मामला फिर अदालत में जाएगा। देखिए, वो तो जिस जगह पे भी आप देख लें, अगर हुकूमत से हटते हैं तो वो ऐवान ही छोड़ देते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर ये हुआ है, वो तो हुकूमत में अगर ना हुए तो वो तो उनको उन रिजल्ट्स को तो नहीं मानेंगे। वो तो आने वाला इलेक्शन भी जितना आप ट्रांसपेरेंट करवा लें, जितना फ्री एंड फेयर करवा लें, अगर वो नहीं जीत पाते तो उन्होंने तो वो रिजल्ट्स नहीं मानने।
बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी हसन मिर्ज़ा साहब की। आईनी और कानूनी राय क्या है? जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। और साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं कि जी इजलास तो पहले से जारी है, नया इजलास हो नहीं सकता है, इसलिए कल एतमाद का वोट हो नहीं सकता है। जुम्मे तक उन्होंने इस बात को मुलतवी कर दिया, एजेंड कर दिया सेशन को। क्या होगा कल? आईन और कानून क्या कहता है शाइक उस्मानी साहब? देखिए, ये मेरे ख्याल में स्पीकर साहब को थोड़ी सी गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि जो उनके असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो आइन के ऊपर होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हर एक लॉ, हर एक प्रोसीजर आइन से सब्सिडियंट है, आइन के नीचे है। और आइन में जो मेंशन है, जिसके तहत कि गवर्नर साहब ने सेशन कॉल किया है, जो 137 जो 130 सब सेक्शन 7 जो कहता है, सब आर्टिकल 7 कहता है, वो कहता है कि ही वुड समन द प्रोविंशियल असेंबली। सो डायरेक्शन है कि वो खुद अपनी मर्जी से ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन ही कैन समन द प्रोविंशियल असेंबली। तो अगर गवर्नर साहब ने समन कर दिया है, क्योंकि वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास कॉन्फिडेंस हाउस का नहीं है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो होना ही होना है। अगर कोई नहीं आता तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर साहब जो है सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब मगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर ने समन करना है और समन वो कर नहीं सकते क्योंकि पहले से इजलास चल रहा है, तो इसलिए गैर आईनी है जो इकदाम है गवर्नर का। नहीं, उनकी बात नहीं, इजलास तो है ही नहीं ना, ये तो इजलास की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 है, वो कहता है कि the governor will shall summon the provincial assembly and require the chief minister to show a vote of confidence. तो गवर्नर को डायरेक्ट पावर दी गई है कि वो समन कर सकते हैं। और अगर कल वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? तो चीफ मिनिस्टर साहब will cease to be chief minister। यानी परवेज इलाही साहब कल वजीर आला नहीं रहेंगे अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, चाहे स्पीकर साहब इजलास बुलाएं या ना बुलाएं। ना बुलाया जाए, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? मामला कैसे आगे बढ़ेगा? क्या हाउस जो है, जो असेंबली है, वो नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने की पाबंद होगी? जी बिल्कुल। देन इन दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड, और वो फिर कॉल करेगा, जो स्पीकर को करना पड़ेगा, बाद में दोबारा हाउस को कॉल करना पड़ेगा, और ही हैज टू शो समबडी हैज टू देन कंटेस्ट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। अगर वो बन जाता है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी कानूनी राय आपने सुनी है। अंदर आखिर हो क्या रहा है, कल क्या होगा, अंदर की कहानी कैसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त एक अलग अलग कानूनी राय, एक अलग सूरत हाल नज़र आ रही है। कल परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे, नहीं रहेंगे, एतमाद का वोट लेंगे, नहीं लेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिलडैत मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर साफी तज़कियाकार मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप ज़रा जो पार्लिमान है उसके कवानीन और ज़वाबित हैं उन पर नज़र रखते हैं, आइन पर नज़र रखते हैं, कौन दुरुस्त कह रहा है? कल परवेज इलाही साहब हर हाल में पाबंद हैं एतमाद का वोट लेने के लिए या नहीं हैं? जो स्पीकर साहब कह रहे हैं, क्या वो दुरुस्त बात है कि जी गवर्नर साहब बुला ही नहीं सकते इजलास क्योंकि पहले इजलास चल रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब। मेरे ख्याल में ये लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए, ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, और उसमें असल में जो सिटिंग्स हुई हैं वो सिर्फ 8 हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक दिन इजलास करते हैं, 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो आइन की अल्फाज हैं वो बड़े वाजे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर गवर्नर नहीं बुला सकेगा। गवर्नर के बारे में जो अल्फाज है उनमें बड़ा तयक्कुन है आर्टिकल
130 की ज़ैली शेख 7 के अंदर, और उस पर यह है कि वो समन करेगा और उसके मुताबिक वो तारीख भी वही मुकर्रर करेगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो अपना एक रूल, अपना एक टाइम लाइन है, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो तारीख है वो भी गवर्नर ही मुकर्रर करेगा। तो मेरी राय भी यही है कि कल उनको वोट लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर ये समझा जाएगा। और आप ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको मलिक अहमद खान भी कह रहे थे कि ये जो हमारे रूल्स हैं असेंबली के, इनमें शायद ये पहले फोर्स ही किया गया है कि ऐसा होगा कि गवर्नर कभी कहे कि आप अपना कॉन्फिडेंस का वोट लें और चीफ मिनिस्टर उससे एतराज़ करे, उससे गुरेज करे। इसीलिए उसके अंदर ये अल्फाज लिखे गए हैं कि अगर कभी चीफ मिनिस्टर को कहा जाएगा कि वो एतमाद का वोट ले और वो गुरेज करे, रेफरेन करे, तो यही समझा जाएगा कि उसके पास फिर मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है। तो कल अगर वो वोट नहीं लेते तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है और यूँ फिर वो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। शामी साहब, ज़ाहिर है आपका एक बहुत ही वसी तजर्बा है सहाफ़ती, मगर उसके बावजूद ये अजीब सी सूरत हाल है। आपको पंजाब क्या मजीद बहरान में जाता नज़र आ रहा है कि कल गवर्नर कह रहा होगा कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं हैं, तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब कह रहे होंगे कि हम वज़ीर आला हैं, फिर जुम्मे को एक एतमाद के लिए मामला आएगा और असेंबली तहलील कर दी जाएगी, मगर नून लीग कह रही होगी कि असेंबली तहलील नहीं हो सकती, मामला अदालत में जाएगा, कहाँ जाएगा? क्या सूबा एक और बहरान में जाता नज़र आ रहा है आपको, या मामला सुलझता नज़र आ रहा है? देखिए जावेद साहब, यानी जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई है और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और फिर गवर्नर ने जो वक्त मुकर्रर किया है बुध का, उसका मतलब यह है कि 3 दिन के से पहले ये तहरीक एतमाद जो है इसका फैसला हो जाए। तो अब ये वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। जो मेरी जितने भी आईनी माहिरीन से बात हुई है उनकी भारी अक्सरियत यही कहती है, और अगर वजीर आला वोट नहीं लेंगे या इजलास तलब नहीं होगा या स्पीकर उसे मुलतवी कर देगा तो समझा यही जाएगा कि उनको एतमाद हासिल नहीं रहा हाउस का, और फिर गवर्नर एक्ट करेगा और वजीर आला को डी नोटिफाई कर देगा। अब देखना यह होगा कि उसके बाद जो हुकूमती मशीनरी है वो किसका साथ देती है। जो वफाकी अदारे हैं और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो किसके साथ खड़े होते हैं। अगर वो अदारे गवर्नर का हुक्म बजा लाएंगे तो फिर जाहिर है कि वजीर आला जो है अपने फराइज अदा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले आपने देखा जब नवाज शरीफ साहब बहाल हुए थे तो उसके बाद गुलाम इसहाक साहब और उनके दरमियान कशमकश चल रही थी, और यहाँ गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी थी। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था मियां अजहर साहब को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था, गुलाम इसहाक साहब ने उसकी तायीद नहीं की, रेंजर्स ने उस हुक्म को तस्लीम नहीं किया और वो अपना मनसब नहीं संभाल सके थे। अब भी ये देखना होगा कि क्या वफाकी हुकूमत जो है उसकी गिरफ्त है इंतजामी मशीनरी पर। अगर उसकी गिरफ्त भरपूर है तो फिर जाहिर है कि वजीर आला जो है अपने दफ्तर में भी नहीं जा सकेंगे, उनका प्रोटोकॉल भी वापस हो जाएगा और फिर उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो उनकी स्कीम थी कि पहले तहरीक अदम एतमाद पेश हो और उसमें वो नाकाम हो जाए और उसके बाद वजीर आला जो है असेंबली तहलील कर दे, वो उस तरीके से काम नहीं हो सकेगा। मामला अदालत में जाएगा, लेकिन अदालत में जाने से पहले बरसरे मैदान भी फैसला हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी गिरफ्त जो है इंतजामिया पर है। अहमद साहब, आपको भी लग रहा है कि अदालत ही फिर आखिर में जाके फैसला करेगी? कल गवर्नर कह रहे होंगे आप वजीर आला नहीं रहे, मलिक अहमद खान साहब ने यह भी कहा कि वो कह सकते हैं कि जब तक नया वजीर आला नहीं मुंतखब होता आप वजीर आला रहे, मगर परवेज़ इलाही साहब तो कहेंगे मैं वैसे ही वजीर आला हूँ। फिर एक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग अगर स्पीकर साहब जुम्मे को करा रहे होंगे, ये अदालत ही बीच में आएगी और क्या एक तवील अदालती मामला होगा या जल्दी फैसला होगा, क्या होगा? देखिए ये भी थोड़ी सी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक अदम एतमाद पे कोई कार्रवाई होगी। जुमे को वो नहीं हो सकती। असम्बली के जो कवायद हैं वो ये कहते हैं
कि नोटिस देने के 7 दिन के बाद ये कार्रवाई का इसके ऊपर आगाज़ होगा। 7 क्लियर डेज होने चाहिए दरमियान में। तो आपको मालूम है कि 19 को ये नोटिस सर्व हुआ तो उसके बाद ये 26-27 दिसंबर बनती है। उसके बाद फिर ये उस दिन ये मूव की जाएगी। मूव करने के बाद फिर 3 दिन के बाद कम से कम और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर वोटिंग की नौबत आएगी। तो वोटिंग की नौबत आने के लिए उससे ज़्यादा वक्त चाहिए जितना कि इस वक्त कहा जा रहा है, ये इस कवायद की रोशनी में। लेकिन आपकी जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये कोर्ट में ही जाएगा मामला। जिस फरीक को भी ये शिकायत होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान ये बहुत ही डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशंस है। एक कह रहे हैं कि असम्बली के गवर्नर साहब को तो इख्तियार ही नहीं है और दूसरी तरफ इजलास बुला लिया गया है। तो जिसको भी ये एग्रीव्ड होगी पार्टी वो यकीनन कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट में जाएगी और ये तवालत खींचेगी ये बात मेरे ख्याल में। शामी साहब, कम से कम जो तहलील का मामला था फिर वो पीछे रह गया। खान साहब अब तहलील नहीं कर पाएंगे, वैसा गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, लटका रहेगा पंजाब में मामला कि हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है, मगर और अदालत में मामला चला जाएगा, बट तहलील फौरी नहीं हो पाएगी जो खान साहब का प्लान था। हाँ जी, खान साहब की तारीख के मुताबिक तो तहलील नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर गवर्नर डी नोटिफाई कर देते हैं वजीर आला को और उसके बाद इजलास बुलाते हैं नया वजीर आला मुंतखब होने के लिए और उसमें फिर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आती, तो फिर सेकंड राउंड होगा। वह नया वजीर आला अगर इस दौरान मुंतखब हो जाता है तो मामला तो नंबर गेम का है। अगर अपोजिशन के पास, यानी जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की अपोजिशन है, उसके पास बंदे पूरे हुए तो वो हुकूमत बना लेंगे, और अगर परवेज इलाही साहब जो हैं उनके जो हामी हैं उनके साथ जुड़े रहे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये इस पे काफ़ी मुतमईन है और उनका ख्याल ये है कि वो अपनी हुकूमत बना लेंगी और किसी न किसी तरीके से वो एतमाद का वोट जो है उनकी हुकूमत को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सारी की सारी सूरत हाल में मुल्क शदीद इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और ये उस वक्त हो रहा है जब मुल्क पहले ही बहुत शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी है। आज भी हमें नज़र आया कि मुसलसल ब्लड बात था। IMF का प्रोग्राम बहाल होगा नहीं होगा, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। क्या इस वक्त अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं और मुल्क के लिए सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी जो मुल्क का इस्तेहकाम है, मुल्क का मुस्तकबिल है, उस पर क्या सवालात उठ रहे हैं, आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। न मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का पता है, ना ही मुआशी मुस्तकबिल का कुछ पता है। दोनों तरफ ख़तरात हैं और दोनों ही तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। मुल्क की सियासी क़यादत इक़्तिदार की जंग में लगी हुई है और मईशत डूब रही है। एक के बाद एक खबर एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान के ख़तरात पैदा कर रही है, और इन तमाम हालात के असरात कल के बाद आज भी स्टॉक मार्केट पर नजर आए। और 100 इंडेक्स 1138 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुआ, जबकि इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 1450 पॉइंट से ज़ायद नीचे चला गया था और बिलाखिर 39,832 की सतह पर बंद हुआ है, यानी 40,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया है। इस साल 2022 में 100 इंडेक्स 4,500 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। रुपया डॉलर के मुकाबले में इंटरबैंक में गिरकर 225 रुपये 12 पैसे का हो गया है, मगर ओपन मार्केट में 250 से 258 रुपये का मिल रहा है। और डॉलर के साथ साथ यूरो, पाउंड, दिरहम और रियाल जैसी दीगर करेंसीज भी इसी रेट के हिसाब से दस्तयाब हैं। और ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट के इस फ़र्क ने नवंबर के महीने में भी पाकिस्तान की तरसीलात ज़र को मुतासिर किया। बरामदात मुतासिर हो रही हैं और अभी तक दिसंबर के अदाद-ओ-शुमार भी परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.7 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ करनी है, तो दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होना मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा कर सकता है। और अब इतलात आ रही हैं कि एक तरफ हुकूमत आलमी सियासी राब्तों के जरिए IMF को मनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मज़ीद सख्त फैसले लेने की भी तैयारी कर रही है। और इन तमाम सख्त फैसलों के पीछे वो वादे हैं जो पाकिस्तान में मुआशी डिसिप्लिन लाने और खसारे कम करने के लिए IMF से किए गए, मगर पूरे नहीं किए गए। और अब शिकायत की जा रही है कि IMF का रवैया सख्त है। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में IMF से वादा किया कि इस साल लेवी के जरिए 855 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में पाकिस्तान इस टारगेट से बहुत पीछे है और IMF के मुताबिक इस रफ्तार से पाकिस्तान पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 300 अरब रुपए टारगेट से कम इकट्ठे कर पाएगा। इसके साथ साथ
इब्तिदाई 5 माह में तो पाकिस्तान ने अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए, मगर IMF का इसरार है कि पाकिस्तान 7,470 अरब रुपए का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, मगर वजारत खजाना का इसरार है कि पाकिस्तान अपना टारगेट पूरा कर लेगा। अखराजात बढ़ने की वजह से वादे के मुताबिक 153 अरब रुपए प्राइमरी सरप्लस का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए पाकिस्तान मजीद टैक्स लगाए, यह IMF का इसरार है। इसलिए अब इतलात के मुताबिक हुकूमत कुछ इकदाम करने के लिए तैयार है, जिसमें डीजल पर अगले 2 माह में पेट्रोलियम लेवी को मजीद 20 रुपए बढ़ाकर फी लीटर 50 रुपए कर दिया जाएगा। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपए फी लीटर है, इसलिए आलमी मार्केट में आइंदा कीमतों की कमी का पूरा फायदा पहुंचाने के बजाय सेल्स टैक्स आयद किया जा सकता है, ताकि टैक्स अहदाफ हासिल किए जा सकें। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए साल 2023 के लिए जिस प्लान पर इत्तफाक किया था, उसमें भी 700 अरब रुपए की कमी का सामना है और IMF को यहां भी मुतमईन करने के लिए इकदाम करने हैं। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस हवाले से 2 रुपये 27 पैसे फी यूनिट से लेकर 31 रुपये 60 पैसे फी यूनिट तक बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस मद में एक नया सरचार्ज लगाया जा सकता है और यह सरचार्ज लगाने के लिए हुकूमत को नेपरा एक्ट 1997 में तरमीम करना होगी। खबर के मुताबिक पहला ऑप्शन यह है कि फी यूनिट 31 रुपये 60 पैसे का सरचार्ज लगाया जाए, जिससे कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 94 रुपये फी यूनिट और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए 80 रुपये फी यूनिट लग जा सकती है। जबकि दूसरे ऑप्शन के तहत 12.5 रुपये फी यूनिट के इजाफे से कमर्शियल सार्फिन का रेट 67 रुपये फी यूनिट और इंडस्ट्रियल सार्फिन का रेट 56 रुपये फी यूनिट लग जा सकता है। अगर हुकूमत ये इजाफा नहीं करती तो इसे 700 अरब रुपए की सब्सिडी देना होगी, जिसकी ना हुकूमत के पास गुंजाइश है और ना ही IMF इसके लिए तैयार होगा। जितना हुकूमत कम सरचार्ज लगाएगी, बाकी रकम हुकूमत को सब्सिडी की मद में देना होगी। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक किसान पैकेज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी गई सब्सिडी से 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है और IMF का इसरार है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ाकर इन सब्सिडीज को फंड करे, वरना गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा ही होगा। खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का दावा है कि इस बुरी सूरत हाल की वजह IMF और वर्ल्ड बैंक से किए गए वादों को पूरा ना करना है, जिसमें बिजली की कीमतों में वादे के मुताबिक इजाफा ना करना और मुकम्मल तौर पर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट को पास ऑन ना करना है। इसके साथ साथ बिजली के बिलों की कलेक्शन का टारगेट 93% था, मगर उसमें उल्टा कमी आ गई और ये शरह 83% रही, जिससे भी 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी 15.8% के टारगेट के मुकाबले में 17.4% हो गए, जिससे 13 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। जबकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में भी 50 अरब रुपए से ज़ायद की कमी का सामना है। यानी वो नून लीग जो वादे करती थी कि लाइन लॉसेस कम करेंगे, उसके आते ही उल्टा हो रहा है। जो कहती थी कि बिलों की रिकवरी बेहतर करेंगे, उसके दौर में उलट हो रहा है। जो कहती थी कि बिजली की डिमांड बढ़ा देंगे, तो मुआशी हालात ऐसे हैं कि बिजली की पैदावार में इस माली साल के 5 माह में 8.3% की कमी आई है और अब 700 अरब रुपए का एक शॉर्टफॉल है जो पूरा करना है। और मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का दावा है कि यह शॉर्टफॉल 800 अरब रुपए तक जा सकता है और इसके लिए जब नया सरचार्ज लगेगा तो बिजली की चोरी, बिलों की गिरती हुई रिकवरी और पहले से गिरती हुई डिमांड में बेहतरी कैसे आएगी। इस हवाले से शहबाज राना की भी खबर है और उसके मुताबिक इस माली साल की पहली तिमाही में ही IMF से किए गए वादों के मुकाबले में 400 अरब रुपए की कमी है और पूरे साल के लिए 700 अरब रुपए का नंबर भी शायद असल सूरत हाल से कम हो और हक़ाइक़ इससे भी बुरे हो सकते हैं। और 700 अरब रुपए के इस बड़े शॉर्टफॉल की वजह पावर सेक्टर की बुरी गवर्नेंस, ज़्यादा लाइन लॉसेस, बिल्स रिकवरी में कमी, बिजली की कीमतों में इजाफे में ताख़ीर और ऐसे सियासी फैसले हैं जिसमें एक्सपोर्टर्स और किसानों को सब्सिडीज़ देना शामिल हैं। और ये सारी सूरत हाल सिर्फ बिजली के शोबे तक महदूद नहीं है। एक तरफ बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए पर पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए पर है। यानी 4000 अरब रुपए के सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों का मुल्क को सामना है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम सर्दियों में महंगे LNG सस्ते दामों पर घरेलू सार्फिन को देने के लिए 110 अरब रुपए की सब्सिडी मांग रही है, मगर वजारत ख़जाना इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ना तो पैसे हैं और ना ही IMF मानेगा। और जफ़र भुट्टा की खबर के मुताबिक PSO को LNG की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मार्च 2023 तक 548 अरब रुपए दरकार हैं, जो इसके पास नहीं है। IMF से वादे के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा करना था और ओगरा ने इस साल जून में 45% तक इजाफे की समरी भी भेजी, मगर हुकूमत ने इजाफा नहीं किया। ये दबाव भी अपनी जगह बरकरार है और बजाय इसके कि हुकूमत कम गैस इस्तेमाल करने वाले, कम आमदनी वाले सार्फिन को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, सब फ़ायदा उठा रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वादा किया गया कि सूबाई हुकूमतें अपनी आमदनी में 36% का इजाफा करेंगी, अपने जारी खराजात में सिर्फ 11% का इजाफा करेंगी, तरक्याती बजट में सिर्फ 3% का इजाफा होगा और वफाकी हुकूमत का खजाना इस तरह कम होगा। मगर साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा के आर्टिकल के मुताबिक सूबों का हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और इसकी वजह
पंजाब हुकूमत है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के अखराजात पहली तिमाही में 25% बढ़ गए हैं, जबकि दीगर 3 सूबों में कोई इजाफा नहीं देखा गया और दीगर 3 सूबों में तरक्याती अखराजात में 14% की कमी है, मगर पंजाब में 18% का इजाफा देखा गया है। और पंजाब हुकूमत फ़ख्र से इश्तिहारात दे रही है कि इसका तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है जो 726 अरब रुपए का है, जो कि 686 अरब रुपए के पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा तरक्याती बजट से भी ज़्यादा है। ये हमारे मुल्क का हाल है जहाँ 6.7 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, एलसीज नहीं खुल रही हैं, इंडस मोटर्स जैसे प्लांट्स बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक को मसाइल का सामना है, बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल गिर रहा है, IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, उसके लिए फिस्कल डिसिप्लिन नागुज़ीर है, मगर हम ये सब कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।